मेरठ में एक नहर के किनारे लोगों ने एक सरकटी लाश को देखा जिसका सर धड़ से अलग था। लोग डर जाते हैं। आसपास पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है कि किसी की सरकटी लाश वहां पानी में तैर रही है। दोस्तों, पुलिस भी वहां पे पहुंचती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या कि भाई इस सरकटी लाश के पास में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे पता लगाया जा सके कि महिला कौन है, किसने इसको मारा है। लेकिन फिर एक कागज के छोटे टुकड़े ने कैसे उन कातिलों तक पहुंचा दिया, जिन कातिलों ने, जिन दरिंदों ने उस लड़की को इतनी दर्दनाक तरीके से मारा था। कौन लोग वो थे? जब उनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर में लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कातिल कौन थे जिसने इतनी दर्दनाक मौत दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। 5 जून दिन गुरुवार को बहादुरपुर नहर के किनारे, जो कि मेरठ में है, कुछ लोग वहां से निकलते हैं नहर के किनारे से, तो देखते हैं कि पानी में एक सरकटी लाश तैर रही है। जब लोगों ने देखा तो भाई वो डर जाते हैं। यहाँ तक कि वहां पे जितने भी लोग आते हैं सभी लोग डर जाते। देखते ही देखते लोगों का हुजूम जुड़ जाता है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है कि नहर के किनारे सरकटी लाश, किसकी लाश है। लोग पहचानने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सर धड़ से अलग था। कपड़ों से लोग पहचान नहीं कर पा रहे कि भाई कौन है। पुलिस को ये सूचना दी जाती है, पुलिस भी वहां पे पहुंचती है, लेकिन अब पुलिस के सामने भी ये सबसे बड़ी समस्या कि भाई पता कैसे लगाया जाए। इस सरकटी लाश के पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पता लग सके कि कौन है महिला। और देखने से लग रहा था कि जैसे इस लड़की की, क्योंकि लड़की थी, इसकी 17-18 साल की उम्र रही होगी और ये अनमैरिड है, लेकिन इसको इतनी बेरहमी के साथ में किसने मारा। पुलिस के लिए ये काम बड़ा चुनौतीपूर्ण, लेकिन बस पुलिस के पास में एक ही रास्ता था कि पुलिस ने उस सरकटी लाश को पहले पानी से बाहर निकाला और उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाल दी और उसके बारे में जो भी जानकारी थी सब कुछ डाल दी कि शायद है कि सोशल मीडिया के जरिए ये पता लग सके कि ये लड़की कौन है, किसके घर की है। ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है। दोस्तों, पुलिस ने क्या किया कि उस सरकटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम हाउस में वो सरकटी लाश जाती है तो जो लड़की थी वो सलवार पहने हुई थी। उसके सलवार में एक पॉकेट था, पॉकेट में एक पर्ची निकलती है। दोस्तों, उस पर्ची में 2 नंबर लिखे हुए थे। तो पुलिस को बताया जाता, सूचना दी जाती है कि इसके पास में कागज निकला, इसमें 2 नंबर लिखे हैं। दोस्तों, अब पुलिस ने क्या किया कि उन नंबरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी कि इन नंबरों के जरिए पता लग जाएगा कि लड़की कौन है, किसने इसको मारा है। दोस्तों, वो जो नंबर थे वो मेरठ के पास में एक नंगली गांव है। नंगली गांव का एक लड़का अमन, जिसकी उम्र 20 साल, उसके पिताजी का नंबर था और उसकी बहन का नंबर था। अब पुलिस ने क्या किया कि एक नंबर पहले लगाया तो वो अमन के पिताजी के पास में पहुंचा। पुलिस ने उस सरकटी लाश के बारे में सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे भाई तुम्हारा नंबर लिखा हुआ था, उसने जो पर्ची ले रखी थी। लेकिन अमन के पिता ने कहा कि हम इस लड़की को नहीं जानते। पुलिस ने वो तस्वीर भी भेजी कि इसको पहचानो, लेकिन अमन के पिता ने कहा कि हम इस लड़की को नहीं जानते, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इन सब के बीच में मुझे ना घसीटो। अब पुलिस ने क्या किया कि दूसरा जो अमन की बहन के नाम से नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर पे फोन किया। तो उस नंबर से दोस्तों क्या होता है कि डायरेक्टली अमन से बात हो जाती है। जब अमन से बात होती तो पुलिस ने वही सारी बात जो अमन के पिता को बताई थी अमन को भी बताई। तो अमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अमन कहता है कि साहब, ये जो लड़की है दौराला थाने क्षेत्र के अंतर्गत दादरी गांव पड़ता है, उस गांव की लड़की है। इस लड़की का नाम तनिष्का है और ये इंटर में पढ़ती है। साहब, इस लड़की से मेरा अफेयर चलता था, हमारी प्रेम कहानी चलती थी और हम एक दूसरे को इतना चाहते थे, इतना प्रेम था हम एक दूसरे में कि हम लोग आपस में शादी करने वाले थे। लेकिन तनिष्का के घर वाले इसका विरोध करते थे और उन लोगों ने कई बार मुझे भी धमकी दी है कि मैं अगर तनिष्का से बात करना बंद नहीं करूंगा तो वो उस तनिष्का को भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। हो सकता है कि साहब इसी वजह से उन्होंने, जो तनिष्का के घर वाले हैं, उन्होंने तनिष्का को मार दिया हो, क्योंकि 4-5 दिन से हम भी लगातार तनिष्का के नंबर को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तनिष्का का नंबर स्विच ऑफ बोल रहा है। अब जब वो
अमन ने इतनी दोस्तों जानकारी दी तो पुलिस को तुरंत पूरा शक हो जाता है तनिष्का के माता पिता पे, जो दादरी गांव की रहने वाली थी। पुलिस पहुंच जाती है तनिष्का के घर पे। तनिष्का की जो माँ थी उनका नाम राकेश देवी था। उनसे पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया और वो सरकटी लाश भी दिखाई। लेकिन जो राकेश देवी थी तनिष्का की माँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि देखो मेरी बेटी 3-4 दिन से गायब है, हम परेशान हैं और पता नहीं कहाँ चली गई है, किसने मेरी बेटी का किडनैप कर लिया है, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है, ये पता नहीं कौन है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन उसकी बातों से, उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो ये जानती है। क्योंकि दोस्तों कहते नहीं कि चोर कितना भी शातिर हो, लेकिन अगर उसने चोरी की है तो उसकी जबान ही लड़खड़ाने लगती है। दोस्तों राकेश देवी की जबान लड़खड़ाने लगती है। पुलिस को और शक हुआ क्योंकि अमन ने पहले सब कुछ बता दिया था कि उसके घर वालों ने ही मारा होगा और ये वही लड़की है। पुलिस ने राकेश देवी पे सख्ती कर दी और कहा कि देखो हम सब कुछ जानते हैं कि ये लड़की कौन है कौन नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से मुझे बता दोगी तो ज्यादा सही रहेगा, वरना मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं सच उगलवाने के। जब दोस्तों इतनी सख्ती बरती जाती है तो राकेश देवी टूट जाती है। और इसके बाद में राकेश देवी ने जो कहानी बताई, उस कहानी को सुन के हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों राकेश देवी कहते हैं कि साहब क्या करूं, मैं बहुत परेशान थी, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से मुझे अपनी बेटी को मारना पड़ा। पुलिस ने कहा कि ऐसा क्या हुआ था। राकेश देवी ने बताया कि साहब मेरे पति CRPF में हैं, मेरे पति का नाम रमेश है और इस समय वो छत्तीसगढ़ में तैनात है। मेरी ये इकलौती बेटी थी तनिष्का, मेरे 2 बेटा हैं जिनमें से एक की उम्र 14 साल, एक की उम्र 11 साल, मेरी बेटी 17 साल की थी। ये इंटर में पढ़ती थी और हम चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, लेकिन इसका संबंध, इसका रिलेशन, इसका अफेयर दूसरा गांव जो नंगली गांव है, उस गांव का एक लड़का अमन, उससे हो जाता है और उससे इनकी प्रेम कहानी ऐसी चलने लगती है कि हमारी समाज में सब जगह पे बदनामी होने लगी। मैंने अपनी बेटी को कई बार रोकने की कोशिश की, समझाया कि ऐसा करना गलत है, ऐसे पापा की इज्जत जा रही है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। साहब 6 महीने से तो हम इतना परेशान है कि दिन रात उसकी अब तकवाई करते थे, उसकी रखवाली करते थे। उसका जब मन आता था तब घर से निकल जाती थी और जब मन आता था तब उस लड़की को घर में बुलाती थी। हम इसका विरोध करते थे तो वो ये कहती थी कि हम पूरे घर को मार देंगे, और उसने ये भी मुझसे जिद की कि हम शादी करेंगे तो अमन से ही करेंगे, अगर मेरी अमन से शादी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। साहब हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हम ना दिन को सो पाते थे ना रात को सो पाते थे। और 28 मई को हमारे रिश्तेदारी में एक शादी थी, बारात थी, वहाँ पे हम चले गए, मेरे बेटा दोनों घर पे थे। मैंने कहा कि इसकी रखवाली किए रहना। तो हम जब शादी में चले गए तो उसी दौरान इसने अमन को फ़ोन करके घर पे बुला लिया। मेरे बड़े वाले बेटा ने इसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, तो वो जब इसका विरोध करता है तो मेरे बेटा पे ही उसने हमला कर दिया, यहाँ तक कि मारने तक की कोशिश की। जब हम अगले दिन आए तो मेरे बेटा ने जब सब कुछ बताया तो मैंने इसको डांटा, फटकारा, चिल्लाया। ये भड़क जाती, यहाँ तक कि हमें भी मारने के लिए तैयार हो गई कि हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे, इन भाइयों को भी खत्म कर देंगे, लेकिन हम अमन के साथ में शादी करेंगे, नहीं तो अमन के साथ में भाग जाएंगे। वो तारीख को इसी बात पे बहस हो जाती है कि तू उससे शादी नहीं करेगी, तेरी शादी दूसरी जगह होगी। तो इसने मेरे बड़े वाले बेटा कोट के इतना खींच के थप्पड़ मारा कि मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने बेटा से कहा कि बेटा चल इसको आज खत्म कर देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों राकेश देवी कहती हैं कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैंने इसका गला पकड़ लिया और अपने बेटा से कहा कि इसका मुंह बंद कर ले ताकि ये चिल्ला ना सके, इसकी आवाज कहीं ना जाए, और इसको आज हम खत्म ही कर देते हैं। राकेश देवी बताती हैं कि मैंने 10 मिनट तक इसका गला दाबे रहे और मेरा बेटा इसका मुंह दाबे रहे, जिससे इसकी सांस रुक जाती है और इसकी वही मौके पे ही मौत हो जाती है। लगभग 7 बजे का टाइम था। जब ये मर जाती है तो मैंने अपने पति को सारी बात बताई, सारी कहानी बताई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि अब इसके शव को हम कहाँ पे ले जाएं। तो राकेश देवी कहती मैंने तुरंत अपने भाइयों को फ़ोन किया और अपने बहन के लड़के को फ़ोन किया, क्योंकि वो भी जवान था। पूरी बात बताई। मेरे भाइयों ने कहा कि तुम चिंता ना करो, अभी हम अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं और इसको अभी हम ठिकाने लगाते हैं। तुरंत 1 घंटे के बाद मेरे भाई आ जाते हैं और मेरे बहन का लड़का था वो भी आ जाता है।
भाई जो हमारे गाड़ी लेके आए थे उसी गाड़ी पे एक चद्दर से लपेट के तनिष्का के शव को रखते हैं और गाड़ी में रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ, अभी हम इसको ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद में मेरे भाई तनिष्का के शव को कहाँ पे ले गए मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सिर्फ मेरी इतनी हेडक थी कि इसको यहाँ से निकालो, जहां मन आए वहां फेंक दो जाके। अब दोस्तों पुलिस ने तनिष्का की जो मां राकेश देवी थी, उसके जो भाई थे, उन सबको तो गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में पुलिस निकल लेती है वहां के लिए जहां पे राकेश देवी की भाई रहते थे, यानी कि तनिष्का के मामा। दोस्तों तनिष्का के मामा भी पकड़ में आ जाते हैं। उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने भी सारी वही कहानी बताई और कहा कि हमने गाड़ी में तनिष्का के शव को डालकर महारौली का जंगल जो हमारे गांव के पास में है उस जंगल में ले गए और उस जंगल में ले जाके मैंने क्या किया कि तनिष्का के सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ को मैंने एक अलग उसमें पॉलीथीन में पैक किया, बड़ी सी पॉलीथीन थी, और सर को मैंने अलग पॉलीथीन में पैक किया। इसके बाद में मैंने जो बहादुरपुर नहर है उस नहर में धड़ को फेंक दिया, लगभग महारौली के जंगल से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे। और जहां पे मैंने धड़ को फेंका था वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरी नहर थी जिसको जानी नहर बोलते हैं। उस नहर में पॉलीथीन में पैक जो सर था उस सर को मैंने फेंक दिया और चुपचाप अपने घर पे चले आए। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन पता नहीं तनिष्का का सब ऊपर कैसे तैरने लगा, जो लोगों ने देख लिया और तनिष्का ने कब वो नंबर लिख के अपनी पॉकेट में रख लिए, जिसकी वजह से सारा खुलासा हो गया। दोस्तों फिलहाल पुलिस ने जो मामा थे, जो मौसी के लड़का थे, 3 थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों वो नहीं कहा जाता है कि चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई ऐसा सबूत छूट ही जाता है जो उसको सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। दूसरी बात ये कि लड़का हो या लड़की हो, अगर वो हाथ से निकल गया तो उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई मेरे, या तो पहले से ही इतने सख्ती रखो कि वो गलत रास्ते पे जा ही ना पाए, और अगर निकल गए तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो। किसी को मौत के घाट उतार देना ये किसी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। अब सब के सब जेल पहुंच गए और जो तनिष्का के भाई थे, नाबालिग थे, वो बाल सुधार गृह में पहुंच गए। घर बार उनका सब कुछ मतलब बिगड़ गया, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो ऐसे काम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।